हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि टेलर्स की थियरी क्या थी एक साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेकर के, और उसके प्रिंसिपल्स क्या थे, टेलर्स के प्रिंसिपल्स क्या थे साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेकर के। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि टेलर्स के टेक्निक्स क्या हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेकर के। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गुरसेन सिंह और हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि टेलर्स के टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एक मैनेजमेंट जब प्रॉपर नहीं होता है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर एंड सक्सेस डिसाइड करता है। तो टेलर्स ने कुछ ऐसे आइडियाज दिए थे, कुछ ऐसे टेक्निक बताए थे जिससे एक कंपनी अपने प्रोडक्शन लेवल पे अगर बात करें तो उसको कैसे इम्प्रोवाइज कर सकती है और कैसे एक प्रोडक्शन लेवल को एक स्मूथ वे में फंक्शन कर सकती है। तो उनका कुछ टेक्निक है जो आज हम लोग जानेंगे। तो टेलर्स ने एक टेक्निक दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेकर के जिसका नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप। जब भी फंक्शन की बात आती है तो वो होता है रिलेटेड टू प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड उन्होंने कुछ बताया था, कुछ उन्होंने आइडियाज दिए थे जिससे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना प्रोडक्शन लेवल को स्मूथ वे में, एफिशिएंट वे में चला सकती है। वो क्या है चलिए जानते हैं। उन्होंने क्या किया था कि फैक्ट्री मैनेजर्स उनको डिवाइड कर दिया था। एक फैक्ट्री में एक जब प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर कई सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, वर्कफोर्स काम करते हैं, मैनेजर्स काम करते हैं, वहाँ पर लीडर्स काम करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसे नहीं, कोई भी काम को अंधा नहीं होके करना है, अंधाधुंध नहीं करना है, आपको एक प्रॉपर वे में मैनेज होके करना है, मैनेजमेंट आपको डिप्लॉय करना है। तो उन्होंने मैनेजमेंट का तरीका बताया। उन्होंने क्या किया कि दो डिपार्टमेंट में उन्होंने बांट दिया। एक प्रोडक्शन यूनिट को दो डिपार्टमेंट में बांट दिया। सबसे पहला डिपार्टमेंट था प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा था प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज का मतलब ये लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये सिर्फ प्लानिंग से रिलेटेड होते हैं। ये इंचार्ज जो होते हैं, इंचार्ज का मतलब क्या हो गया कि कुछ होंगे मैनेजर्स होंगे, टीम लीडर्स होंगे, या फिर कह सकते कोई इंप्लॉय होंगे जो इंचार्ज होंगे उस पर्टिकुलर टास्क के लिए। प्रोडक्शन इंचार्ज कौन हो गए? जो प्रोडक्शन से रिलेटेड इंचार्ज बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्लानिंग इंचार्ज में कौन कौन से लोग हैं। सबसे पहला होता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क कौन होता है? वो होता है वो क्लर्क जो आपको एक रूट देता है कि आपको किस तरह से एक अलाइन करना है टास्क को, किस तरह एक टास्क को परफॉर्म करना है ताकि हमारा प्रोडक्शन जो है एफिशिएंट हो और लो कॉस्ट के साथ में हो, मिनिमम वेस्टेज के साथ हो। इंस्ट्रक्शंस क्लर्क जैसा कि नाम से क्लियर है, वो इंस्ट्रक्ट करता है, यानी कि एक बार जब रूल बन गया, एक मेथड बन गया, एक प्रोसेस बन गया, किसने बनाया? रूट क्लर्क ने। तो इंस्ट्रक्शंस क्लर्क जो होता है वो क्या करता है कि वो उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, जो भी वहां पर वर्कफोर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हाउ टू डू दैट। ओके, एंड देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये क्या डिसाइड करता है कि कोई भी प्रोडक्शन कितने टाइम में होना चाहिए, कितना कॉस्ट लगना चाहिए। वो मेक श्योर करता है कि टाइम और कॉस्ट को एक साथ लेके चले और उसको पूरा लिमिट करके रखता है ये क्लर्क। वो ऐसे टेक्निक अप्लाई करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, ताकि टाइम कम लगे प्रोडक्शन में, कॉस्ट भी कम गिरे, ताकि हम अल्टीमेटली अपना जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो एक रीजनेबल रख सकें और मार्केट में उसको हम सेल कर सकें। और उसके बाद चौथा जो बंदा है वो क्या करता है? डिसिप्लिन बनाता है। वो डिसिप्लिन यानी कि एम्प्लॉय का वर्क टाइम क्या होना चाहिए, उसकी छुट्टी कितनी लेनी है, उसको किस टाइम ब्रेक लेना है, कई सारे डिसिप्लिन होते हैं। ओके, या फिर और भी डिसिप्लिन होते हैं जैसे कि आप सेफ्टी मेजर्स लो, ठीक है, आप कोई भी अगर चीज़ें हैंडल कर रहे हो, कोई भी रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरी हो गया, आप जिस तरह हैंडल करो उसकी एक डिसिप्लिन बनाता है। ओके, तो ये चार जो बंदे होते हैं ना, ये ऑफलाइन काम करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ऑफलाइन काम करते हैं। वो क्या क्या करते हैं ये चारों बंदे? पहला बंदा क्या करता है? रूट डिसाइड करता है किस तरह से प्रोडक्शन होना चाहिए। दूसरा बंदा क्या करता है? इंस्ट्रक्ट करता है वहां के वर्कफोर्स को, इंस्ट्रक्शंस देता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को डिप्लॉय करता है। और तीसरा बंदा टाइम एंड कॉस्ट को स्टडी करके उसको अलॉट करता है टाइम एंड कॉस्ट को। एंड चौथा बंदा डिसिप्लिन बनाता है। सेम ऐसे ही चार बंदे और डिप्लॉय किया जाता है प्रोडक्शन लेवल पे, जिसको कहते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज। सबसे पहला इंचार्ज होता है जो वो होता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का कौन मतलब है? वो कि मतलब क्या करता है वो? जैसा कि नाम से क्लियर है, काम में स्पीड लाता है,
स्पीड का मतलब ये नहीं कि आप पूरी स्पीड से काम करो और डैमेजेस कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद को भी डैमेज नहीं करना है, मशीनरी को भी डैमेज नहीं करना है, प्रोडक्ट को भी डैमेज नहीं करना है। स्पीड मेंटेन करो, जो अलॉट किया है किसने, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने, उस स्पीड को पूरा मेंटेन करो ताकि लिमिटेड टाइम में, जो स्टिपुलेटेड टाइम है, जो डिसाइडेड टाइम है, उसके विदिन में ही आपका प्रोडक्शन का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो सके। एंड देन गैंग बॉस जैसे कि नाम से क्लियर है ये भी कि वो एक टीम बनाता है, गैंग बनाता है, ओके, एक टीम बनाता है एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। एंड देन रिपेयर बॉस, अगर कहीं मशीनरी फेलियर हुई, कहीं पर भी रिपेयर की चांसेस हैं या फिर कहीं मेंटेनेंस करना है, तो वो बॉस वहाँ इंस्ट्रक्ट करता है कि यहाँ पर रिपेयर करना है, इस मशीनरी में रिपेयर करना है, ओके। एंड देन जो लास्ट बंदा है वो क्या करता है, चौथा बंदा इंस्पेक्टर, यानी इंस्पेक्ट करता है कि वेदर थिंग्स आर गोइंग वेल और नॉट, ओके। तो ये चार बंदे दोनों डिपार्टमेंट में होते हैं, जिनको सभी को मिलाकर के वर्कमैन बोलते हैं, ओके। तो ये क्या हो गए, ये टेक्निक्स हो गए साइंटिफिक मैनेजमेंट के एक फंक्शनल फोरमैनशिप के बेसिस पे। फंक्शनल फोरमैनशिप के अलावा भी कुछ और टेक्निक्स हैं जो टेलर्स ने दिया था एक साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करने के लिए कंपनी में या एक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। तो वो दूसरा जो टेक्निक है वो उसको कहते हैं हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, यानी कि कोई भी काम को एक स्टैंडर्ड आप मेंटेन करो, ओके। जब तक आप स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करोगे तो आपका क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट का कोई डिमांड मार्केट में नहीं हो सकता है। आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप अगर कुछ एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी जो क्वालिटी है आज कुछ और है कल कुछ और हो, नो। आपका अगर आपको एक ब्रांड बनाना है, एक कंपनी का एक अगर इमेज बनाना है सोसाइटी में, प्रोडक्ट की डिमांड आपको बढ़ाना है, आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा आपको। और दूसरा क्या है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यानी कि आप सिंप्लीफाई करो वर्क प्रोसेस को, क्योंकि कोई भी रेजिड आपका वर्क अगर रहेगा तो एम्प्लॉय उसमें कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन रहेगा उसमें और काम करने से थोड़े कतराएंगे वो। तो सिंप्लीफाई करो वर्क को और स्टैंडर्ड मेंटेन करो, ये उनका सेकंड टेक्निक था। तो इसके अंदर में कई सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला टेक्निक है वो है मेथड स्टडी, यानी कि आप एक कंपनी में मेथड फॉलो करते हो, राइट। एक कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो कुछ उसके मेथड होते हैं जो फॉलो करते हैं उसको पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो साइंटिफिक टेक्निक है इनका टेलर्स का, ये कहते हैं कि आप जो मेथड फॉलो कर रहे हो मेक श्योर करो कि वो मेथड एक ऐसा सिंप्लीफाई करना है उसको कि आप मैक्सिमम इफिशिएंसी के साथ उस मेथड को कंप्लीट कर सको और उस मेथड को अप्लाई करके एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर सको विद इन टाइम फ्रेम और मैक्सिमम इफिशिएंसी। तो मैक्सिमम इफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि विद इन कम टाइम एंड मैक्सिमम आउटपुट, कम टाइम एंड मैक्सिमम आउटपुट विथ लो कॉस्ट, ये होती है एफिशिएंसी। तो मेथड स्टडी ये कहता है। दूसरा है मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी क्या हो गया कि आप ऐसे जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो जिसमें किसी एक पर्टिकुलर स्टेप की जरूरत नहीं है, आप उसको एलिमिनेट कर दो, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। जैसे कि अगर आपका से रॉ मटेरियल अगर आ रहा है बाहर से, आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर आता है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले एंट्री पॉइंट होती है। और फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं कि जब रॉ मटेरियल आया सबसे पहले एंट्री पॉइंट होती है गेट पर और उसके बाद तब जाकर के एक प्रोडक्शन यूनिट पे आता है। तो इससे क्या हो गया कि आपका दो यहाँ पर स्टेप होता है, इससे एक ज़्यादा टाइम लगता है और दूसरा टाइम के साथ साथ आपका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। तो इससे क्या टेलर्स ने क्या बोला कि आप ये जो सेकेंड प्रोसेस को हटा दो, आप यहीं पे एंट्री गेट बना दो और डायरेक्ट यहाँ पर मटेरियल पहुंच जाएगा, ओके। तो ये क्या होता है मोशन स्टडी। आपका जो फ्लो है आपका, अच्छा प्रोडक्शन लेवल की बात करें अगर, तो उसमें भी फ्लो एक होता है, ओके। तो रॉ मटेरियल केस में उन्होंने बोला कि आपको जो ये एक्स्ट्रा जो यहाँ पर आपका पॉइंट है उसको एलिमिनेट कर दो और डायरेक्ट वहां मटेरियल पहुंचा दो। प्रोडक्शन यूनिट की अगर बात करें तो उसमें मोशन भी आपको एक क्लियर वे में रखना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन में एक प्रोसेस होता है, तो अगर उसको एक यूनिट समझें, दूसरा यूनिट अगर आप समझें कि क्वालिटी चेक और तीसरा आप समझें कि पैकेजिंग, ओके। तो इससे क्या हो गया कि 3 स्टेप है इसमें। तो यहाँ पे अगर ये स्टेप को लेके जाने के लिए कहीं एक हर्डल्स है बीच में जो एक लंबा टाइम ले रहा है, ओके। तो उससे आप क्या करते हो कि एलिमिनेट कर दो, उसको हटा दो ताकि वहां पे एक काम को और ज्यादा फास्ट हो और काम और जल्दी से हो सके। तो मोशन स्टडी यही कहता है कि आप जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको एलिमिनेट कर दो बिजनेस प्रोसेस से। एंड देन तीसरा इसका जो टेक्निक है वो है टाइम स्टडी, यानी कि टाइम तो बहुत मैटर करता है। कंपनी चलाने के लिए तो पैसा और टाइम यही 2 चीज चाहिए। तो पैसे की तो हम बात कर ही रहे हैं, तो टाइम की बात हम जरूर करेंगे यहाँ पर। तो टाइम स्टडी में क्या कहता है कि आप कोई भी टास्क जब हो रहा है
तो उसको टाइम स्टडी उसका करो कि ये पर्टिकुलर काम कितने टाइम में होना चाहिए। और अगर उस टास्क को करने के लिए से कि आपको 1 मंथ का टाइम चाहिए, तो उसके हिसाब से आप क्या करो, आप उसमें वर्कफोर्स डिप्लॉय करो। वर्कफोर्स का मतलब उसमें एम्प्लॉय डिप्लॉय करो, या फिर कह सकते हैं लेबर को डिप्लॉय करो, ताकि उस टाइम फ्रेम के अंदर वो काम हो जाए। कितने वर्कफोर्स चाहिए उसको डिप्लॉय करो, एंड उसमें कितने सारे कॉस्ट लगने वाले हैं उसको असरटेन करके, उसको पता करके आप क्या करो, आप कॉस्ट को मिनिमाइज करने का ट्राई करो। ये कहता है टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी में क्या बेसिकली हम करते हैं कि आप कितना टाइम लगने वाला है एक प्रोडक्शन में, अगर 1 मंथ का टाइम लगता है तो उसके हिसाब से, ताकि वो 1 मंथ में हो सके, आप उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है आपको, तो आप क्या करोगे उसमें, आप उसमें उतने सारे आप वर्कफोर्स डालोगे और आप कोशिश करोगे कि जो कॉस्ट है वो हमारा कम हो। ओके, तो ये सारे जो हम स्टडी कर रहे हैं, यानी कि मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, सभी में एफिशिएंसी की बात होती है। सभी में हम यही कोशिश करते हैं कि एफिशिएंट हो सके हमारा वर्क। और तीसरा जो स्टडी है वो है कि फटीग स्टडी, यानी कि फटीग स्टडी का मतलब होता है कि कितना इंटरवल पे कितना गैप देना है। मतलब कि जब एक वर्कफोर्स एक काम करता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो वो क्या करते हैं, मस्कुलर एनर्जी वो लोग यूज करते हैं। टायर्डनेस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर कह सकते हैं वो लोग परेशान हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अगर लगातार काम करेंगे। तो फटीग स्टडी में कहता है कि आप जो वहाँ पर वर्कफोर्स काम कर रहे हैं उनको कितने टाइम उनको छुट्टी देना है। छुट्टी का मतलब कि पूरा दिन का नहीं, मतलब कि इंटरवल, यानी कि ब्रेक की बात कर रहे हैं हम, कि आपको कितने टाइम के बाद में कितना ब्रेक देना है। यानी कि 3 चीज करते हैं इसमें। सबसे पहले कितना देर का ब्रेक देना है, कितने टाइम के बाद देना है वो ब्रेक, और कितनी बार देना है ब्रेक। ये 3 चीज इसमें हम स्टडी करते हैं फटीग स्टडी में। और इसका मीनिंग क्या होता है कि मतलब इसकी जरूरत पे क्या पड़ती है, तो जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वहां पे एम्प्लॉय जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं काम करते करते, उनको थोड़ा रेस्ट चाहिए, उनको रेस्ट देना है ताकि वो फिर फ्रेश माइंड से आए और प्रोडक्शन को स्टार्ट करें। ओके, तो ये होता है फटीग स्टडी। एंड देन इसका जो लास्ट इसका टेक्निक है वो कहता है डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर 100 वर्कर हैं तो 100 लोग पूरे एक जोश में काम करेंगे। कुछ होंगे जो कामचोर भी होंगे, कुछ होंगे जो लेजीनेस फील करेंगे, कुछ होंगे जो बहुत मेहनत करके काम करते हैं, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। तो ये जो टेक्निक कहता है, ये जो स्टडी जो हम करते हैं इसमें डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम में, ये कहता है कि जो बंदा जिस तरह काम कर रहा है उसको उसी तरह का वेजेस दो। ठीक है, यानी कि अगर कोई बंदा 100 प्रोडक्ट बना रहा है और एक बंदा जो है वो 10 प्रोडक्ट बना रहा है, तो दोनों का वो सैलरी जो है या वेजेस कह रहे हैं वो चीज़ सेम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो बंदा ज़्यादा काम कर रहा है उसको आप ज़्यादा रिवॉर्ड दो ताकि वो और बेहतर काम करे, और साथ साथ जो बंदा कम काम कर रहा है वो मोटिवेट हो सके, क्योंकि पैसा ऐसा चीज़ सबको मोटिवेट करता है। तो जब वो बंदा जो 100 यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो बंदा अगर ज़्यादा उसको पैसे मिलेंगे, तो ये जो बंदा 10 यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो सोचेगा यार अब टाइम पास बंद, चलो हम भी काम करते हैं ताकि मुझे भी ऐसा रिवॉर्ड मिले। तो जिस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है या जिस तरह का परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से वेजेस देना चाहिए वर्कर को, ताकि सारे लोग मोटिवेट होकर के काम करें। और इसमें एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 इस तरह के सिस्टम रखना चाहिए, मोर वर्क मोर वेजेस, लेस वर्क लेस वेजेस। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज सेशन। आई होप कि आपको टेलर्स के जो टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट के उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। बट अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उसको नेक्स्ट सेशन में और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बता सकूं। तो जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि वो भी बिजनेस स्टडी पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टे ट्यून, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।